स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 31 मार्च 2025 कनाडा की तरफ से होम केयर वर्कर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके तहत आप लोग 4, 4.5 या 5 बैंड लेकर कनाडा में इंडिया से डायरेक्टली पीआर जा सकते हैं। इसके ऊपर कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वाला बेंचमार्क आप लोगों को चाहिए, जिसमें आईएलटीएस में 4.5 लिसनिंग में, 3.5 रीडिंग में, 4 राइटिंग और 4 ही स्पीकिंग में चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में आप लोगों को हो सकता है 5, 5.5 बैंड की भी रिक्वायरमेंट हो। और दूसरे नंबर पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें कोई ग्रेजुएशन वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास +2 होनी चाहिए, 6 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और कनाडा से आपका कोई भी रिश्तेदार, भाई बहन, उनके घर में छोटा बेबी है या उनको आपकी एज ए केयर गिवर जरूरत है, तो वो आपको जॉब ऑफर दे सकते हैं। ये प्रोग्राम 31 मार्च 2025 को ओपन होने वाला है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को अपनी वेस्ट करवानी है और उसके साथ साथ आपकी आईएलटीएस भी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप लोग अपनी एप्लीकेशन डाल पाएंगे। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम चलता है, क्योंकि कोटा भी इतना ज्यादा नहीं होगा, तो आप लोगों को इसका फायदा उठाने के लिए आईएलटीएस तो कम से कम पहले क्लियर करके रखनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आईएलटीएस के बारे में ही बात करेंगे कि आप लोग घर बैठकर बिना किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किए हुए कैसे आईएलटीएस में 4 या 5 बैंड ले सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना है। चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनकी 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की अगर बात करें तो उनका स्टडी में गैप बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं उन्होंने 10-20 साल हो गए होते हैं स्टडी को छोड़े हुए, जिस वजह से वो चीजों को आसानी से पकड़ नहीं पाते। और दूसरा मैं बात करूं तो टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, क्योंकि ज्यादातर पीपल वर्किंग होते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में भी वो वर्क कर रहे होते हैं। कनाडा की बात करें तो वहां पर वैसे ही आपको पता टाइम नहीं होता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आईएलटीएस के चारों मॉड्यूल के शॉर्टकट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रीडिंग मॉड्यूल से। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं रीडिंग के चार्ट की बात करूं ना, तो 23 नंबर आपको चाहिए 40 में से। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 में से 23 नंबर चाहिए अगर आपको 5 बैंड स्कोर करना है। काफी चैलेंजिंग है, इजी नहीं है। 6 बैंड लेने के लिए तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि मतलब आपको 30 स्कोर करना पड़ता है। तो अब ये जो 5 बैंड वाला क्राइटेरिया है, इसको पूरा करने के लिए 2 चीजों के ऊपर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। कुछ आपको शॉर्टकट यूज करने होंगे, कुछ आपको स्किल्स थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। दोनों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों जब मिलकर काम करेंगी तभी आपका बैंड स्कोर आएगा। शॉर्टकट आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का या फिर प्रेपरेशन करने का, और स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि सारा काम शॉर्टकट के ऊपर नहीं चल सकता है। स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज की बुक नंबर 16 आपके सामने है। उसी में से एक टेस्ट को लेकर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट, ये जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें हम काफी हद तक शॉर्टकट यूज कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ से कुछ सर्कल किया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, और इसका आंसर मैंने नॉट गिवन लगा दिया है। अब ये वाला आंसर मैंने नॉट गिवन क्यों लगाया है, आइए मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट, जो नॉट गिवन आंसर होता है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट या पायनियर या फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा वर्ड दिखाई दे, तो 80 to 90% आंसर आपका नॉट गिवन होता है। अब कैसे होता है, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए, ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 15 और टेस्ट नंबर 1 है, आप वहां पर जाके वेरीफाई कर लेना इसको। द वीओसी वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में फर्स्ट मेजर या फर्स्ट या पायनियर, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा दिखाई दे, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि ये साइंटिस्ट पहला साइंटिस्ट था जिसने ये काम किया, या फिर ये पहली कंपनी थी, या फिर दुनिया का ये पहला ट्री था, ऐसे करके उन्होंने लिखा होता है। तो इस केस में ज्यादातर आंसर नॉट गिवन होते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ये सारी की सारी एग्जाम्पल मैंने कैम्ब्रिज से ली है। ये मैंने अपना 13 ईयर का एक्सपीरियंस इस वीडियो में डाला हुआ है स्टूडेंट। ये देखिए, ये कैम्ब्रिज 16 टेस्ट नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए यहाँ पे लिखा लियो एंड कोलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स। तो मतलब ये पहले रिसर्चर थे। तो जैसे मैंने आपको बोला, जब भी ये आपको दिखाई दे, अगर आपके पास पैसे पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आपको बिना दिमाग खर्च किए अगर आप नॉट गिवन लगाएंगे तो आंसर 99.9% सही रहेगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, देखने में मजा आ रहा है, कुछ काम की चीज लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। उसी प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए।
यहाँ पर मैंने ये कुछ चीज देखी है और मैंने इसका आंसर भी नॉट गिवन लगा दिया है। इसका आंसर नॉट गिवन क्यों लगाया है, आइए इसको भी जरा डिटेल में समझ लेते हैं। नॉट गिवन की कैटेगरी में दूसरी जो टाइप है वो कौन सी हो सकती है? सबसे पहले तो स्टूडेंट जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब कंपैरिजन भी बहुत तरीके का होता है। हम लोग सिर्फ ये एक वर्ड होता है ना देन, इसको देखते रहते हैं। देन के अलावा भी स्टूडेंट बहुत सारा कंपैरिजन होता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में मोर, मोस्ट, मेजोरिटी, इन सब की एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, कैम्ब्रिज बुक नंबर 13 टेस्ट नंबर 1, इसमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इट वाज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग ऑन वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन। तो जब भी आपको एग्जामिनर ने मेन कीवर्ड मोस्ट बनाया हो, जैसे यहाँ पर उसने बोला कि ज्यादातर विजिटर जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सर्च करते हैं, तो नंबर के ऊपर सारी गेम है। ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट गिवन ही होगा। लेकिन ये भी एक कंपैरिजन है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर ये तो आपको खैर पहले से ही पता है, जैसे मैंने आपको दैन वाला कंपैरिजन बताया। इसमें लिखा विजिटर लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल इन न्यूजीलैंड रेदर देन इन लार्ज वन। तो कंपैरिजन है, स्मॉल वाले में ज्यादा लोग स्टे करते हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज वंस। नॉट गिवन आंसर आएगा। तो तजुर्बा करके देखना, 100% आपकी आंसर सही होने वाली है स्टूडेंट। ये जस्ट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेस के ऊपर हमें आंसर्स पहले से पता चल जाता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे के सारे ट्रू फॉल्स आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे सॉल्व होने वाले नहीं है। उसके लिए कुछ स्किल्स की भी जरूरत होती है। कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्टकट से चलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ क्या चीज चाहिए होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एग्जामिनर दो चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं। एक तो आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज और दूसरा आपका वोकैब। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसने लिखा है फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर। तो आपका सारे का सारा जो आंसर है सिर्फ ये वाली लैंग्वेज के ऊपर डिसाइड होने वाला है। इस लैंग्वेज के साथ आपका पैसेज एग्री कर रहा है, इस लैंग्वेज के साथ आपका पैसेज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस लैंग्वेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कई बार ये भी होता है, आपको ये चीजें दी होती हैं लेकिन कुछ वर्ड मिस होते हैं, आपका आंसर नोट गिवन हो जाता है। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। ये देखिए इसने लिखा है एज यूजुअल द फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द लास्ट वीकेंड ऑफ द जून दिस ईयर ऑन संडे टू मंडे। अगर कोई आम बंदा होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें तो इसने बताया ही नहीं कि वो हर साल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका एग्जामिनर सिर्फ ये वर्ड की टेस्टिंग कर रहा है। एज यूजुअल का मतलब होता है रेगुलरली, तो मतलब ये जो फेस्टिवल है हर साल जून में होता है, यूजुअली होता ही रहता है। इस साल भी ये वाला फेस्टिवल संडे टू मंडे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ट्रू हो जाए। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, देखने में मजा आ रहा है, कुछ काम की चीज लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। ये सारी स्किल सीखने के लिए स्टूडेंट अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमने अपने IELTS क्रैश कोर्स में कवर किया है। 8 आवर्स की वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये सारी स्किल्स हमने कवर कर रखी हैं। प्रेडिक्शन के PDF मिलेंगे जहां से एग्जाम बार बार रिपीट होता है। चेक कर सकते हैं कितनी बार हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं, राइटिंग है, वो रिपीट हुई हैं। और उसके साथ साथ हमने स्पीकिंग का भी ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार कर दिया है। जो हमारा स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट है उसमें आपको 13 टॉपिक्स मिलेंगे और उसमें भी आप 15 सेंटेंस फिक्स होंगे जो आप हर क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। और आपको हमने ये सारे क्यू कार्ड में यूज करके भी दिखाया हुआ है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना। अगर वो अलग से लेंगे तो वो आपको 1000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स के साथ ले लेंगे तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो वो आप लोगों को 2000 का मिलेगा। पेपर बेस्ड वालों को, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है तो वो आपको 3000 का पड़ेगा, जिसमें ये वाला PDF आपको साथ में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप जिसमें आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं वो है ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपको लास्ट सेक्शन में आते हैं, काफी ज्यादा ट्रिकी होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फॉलो करिए, काफी हद तक आपकी चीज सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो स्टूडेंट, जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो आपको 4 ऑप्शंस दिखती हैं। अब 4 में से 4 ऑप्शन को जब आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली टाइम तो काफी ज्यादा वेस्ट होता है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा कि जिससे आपको कुछ ऑप्शन शायद नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने आपको फॉल्स और नॉट गिवन के कुछ टिप्स बताए थे, तो वो वाले टिप्स आपको रीडिंग MCQ को सॉल्व करते टाइम भी यूज करने हैं। उससे आपको ये वाली चीज करने में फायदा होगा। अब कैसे होगा, थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं।
तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको किसी भी ऑप्शन में कंपैरिजन दिखाई दे तो वो आंसर ज्यादातर नॉट गिवन होता है। तो इसी फार्मूला को आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो ऑप्शंस उसने दे रखी होती हैं क्वेश्चन के बाद, जैसे यहाँ पर आपको ए ऑप्शन है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्टूडेंट देखो ये वाली जो वीडियो है ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है, ईजी नहीं है इसको बनाना, बहुत ज्यादा रिसर्च किया है तभी मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो सी ऑप्शन है इसमें आपको कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको कंपैरिजन दिखाई देता है ना 99.9% वो वाला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो वाला आंसर आपका आंसर नहीं होता है। तो मतलब जैसे ही आपको कंपैरिजन दिखेगा तो आपको सीधा सीधा ध्यान जाना चाहिए जो बाकी की 3 ऑप्शन है, जहां पर जैसे ए है, फिर बी है, फिर डी है, इन तीनों में से ही आपका आंसर होगा। इसको अच्छे तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा। उसी प्रकार से जैसे ये कैम्ब्रिज की बुक नंबर 15 टेस्ट नंबर 1 है, इसमें से ये वाला टेस्ट देखिए, इसमें डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दोबारा से कंपैरिजन वाला ऑप्शन है। तो 99.9% ये जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। मतलब बाकी के ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता है। लेकिन इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जहां पर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। जैसे ये देखिए यहाँ पर कैम्ब्रिज की बुक नंबर 16 टेस्ट नंबर 2 है। यहाँ पर क्या है कि आपको 2 ऑप्शन, एक सी ऑप्शन है, यहाँ पर उसने लिखा दे आर मोर प्लेंटीफुल इन एनिमल लाइफ देन प्लांट लाइफ, मतलब कंपैरिजन दिखा रहा है। और यहाँ पर इसने लिखा दे विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर देन ह्यूमन रेस। अब इस सिचुएशन में ये वाला रूल काम नहीं करेगा क्योंकि आपको एक से ज्यादा ऑप्शन में कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर जो आपसे टेस्ट करवाना चाहता है वो सिर्फ ये चाहता है कि आप इनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब जो लाइफ का टाइम पीरियड है, जो सी ऑप्शन है उसमें भी टाइम की पीरियड की बात की गई है और इसमें भी टाइम पीरियड की ही बात की गई है। एक्चुअल में एग्जामिनर सिर्फ यही देखना चाहता है कि आप जब पीछे जाके पैसेज को रीड करते हैं तो क्या आपको इन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मतलब इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये वाली जो 2 ऑप्शन है इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। उसी प्रकार से जैसे 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिफरेंट माइक्रोब्स, फ्यू माइक्रोब्स, मोर माइक्रोबियल, हाउ माइक्रोब। यहाँ पर जैसे सी ऑप्शन है ना, आपको इसको देखकर लग सकता है कि इसमें कंपैरिजन दिखा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके देखिए। यहाँ पर फ्यू माइक्रोब्स का मतलब क्या है, कम माइक्रोब्स हैं, यहाँ पर ज्यादा माइक्रोब्स हैं। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि एग्जामिनर जो है वो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर ही टेस्ट कर रहा है कि आप जब पैसे में जाएंगे तो डिफरेंट माइक्रोब्स, कम माइक्रोब्स, ज्यादा माइक्रोब्स, हाउ माइक्रोब्स बिहेव, ये चेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो इस केस में भी कंपैरिजन वाला रूल काम नहीं करेगा। स्टूडेंट इसी बात के ऊपर एक लाइक दे देना छोटा सा इस वीडियो को और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको कुछ बहुत लिमिटेड सी चीजें बताई हैं जो हम मल्टीपल चॉइस में यूज करके कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं थोड़े टाइम में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टिप्स हैं। अभी हम नेक्स्ट थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर आपको राइटर ओपिनियन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आप कुछ शॉर्टकट यूज करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइटर ओपिनियंस की। तो आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, उन वीडियोस में आपको यही बताया जाता है कि जैसे यहाँ पर ये राइटर ओपिनियन है तो आपको पूरे पैराग्राफ में जहां जहां पे राइटर का नाम आ रहा है वहां वहां पे आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बी राइटर है ल्यूकस, इसको अगर मैं टेक्स्ट में अंडरलाइन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर भी मेरे को दिख रहा है, फिर मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये 3 जगह पे मेरे को ल्यूकस दिख रहा है। तो क्या मेरे को 3 जगह पे अंडरलाइन करके 3 जगह पे टेक्स्ट पढ़ना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो राइटर ओपिनियन वाले आंसर होते हैं ना ज्यादातर वो इन्वर्टेड कॉमा वाले टेक्स्ट में दिए होते हैं। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा वाला जो टेक्स्ट है, अगर आपको राइटर 3-4 जगह पे दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन जहां पर इन्वर्टेड कॉमा में स्पेशली उसने लिखा है उस जगह पे राइटर को अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। दूसरा काम, आपको कहीं पर भी कुछ ऐसे वर्ड जहां पर जैसे उसने क्लेम्ड दैट, बिलीव्ड दैट, शो दैट, ही रोट दैट, ही पॉइंट्स आउट दैट, कुछ ऐसा दिखता है तो आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो इन्वर्टेड कॉमा वाला टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम इस राइटर का नाम यूज किया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड्स जैसे पॉइंट आउट, एक्सप्लेन्स दैट, ही रोट दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है।
तो यहाँ पर ये दिख रहा है। उसके बाद देखिए जो चीज ध्यान देने वाली है, ये देखिए स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा द से पहले, और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा वर्क के बाद। इसका मतलब ये जो टेक्स्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये सारा टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में ही आपका आंसर है और कहीं पर भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए एग्जामिनर ऐसा करते हैं। शॉर्टकट वाले मेथड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं बताना चाहूँगा जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी हम कुछ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, इसमें से रेफरेंस प्रोनाउंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रेफरेंस प्रोनाउंस का मतलब है आपकी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए रेफरेंस प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे दे हो गया, हु हो गया, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हैं एग्जामिनर्स जब वो लिस्ट ऑफ हेडिंग क्रिएट करते हैं। आइए इसकी एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ। स्क्रीन के ऊपर ये हेडिंग दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा बिग ट्रीज आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, दे दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, दे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो दे है इसने किसके लिए यूज किया है, बिग ट्रीज के लिए। तो बिग ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और आगे और क्या करते हैं, दे कैप्चर वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे क्या फायदा होता है, बहुत सारे क्रॉप्स फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये देखिए ये लिस्ट है आपके सामने, और यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा पैराग्राफ है जिसमें ट्रीज से कुछ फायदा होता है। तो ये देखिए 6 नंबर हेडिंग आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट जैसे लिस्टिंग का काफी ज्यादा रोल रहता है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। लिस्टिंग का मतलब होता है जैसे किसी पैराग्राफ में आपको कुछ वर्ड जैसे फर्स्टली, सेकंडली, फाइनली, इन एडिशन ऐसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका आंसर बहुत आसान होगा। और डिस्कोर्स मार्कर जो होते हैं जो कि आपका मीनिंग पलट देते हैं, जो बात वो ऊपर कर रहा है उसको पलट देते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हाउ एवर है, बट है, नेवरदीलेस है, डिस्पाइट, ये वाले वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक मैं आपको लिस्टिंग वाला भी बता देता हूँ। जैसे ये वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस हैपेंस फॉर 2 रीजंस, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्टली, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड रीजन क्या है। तो ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, आपका जो आंसर है वो सिर्फ इस वाले टेक्स्ट में ही है। तो ये जो रेफरेंस प्रोनाउन इसने यूज किया है दिस, इसका मतलब कि जो पीछे जो सारा उसने एक्टिविटी बताई है उसके 2 बड़े रीजन है। तो वो कौन सी एक्टिविटी है, ये देखिए उनकी मोर्टेलिटी मतलब डेथ बढ़ रही है, ट्रीज को क्या किया जा रहा है, ह्यूमन यूज के लिए उनको सफाई की जा रही है, मतलब उनको हटाया जा रहा है। मतलब ये जो एक्टिविटी है इसके 2 रीजन हैं, ये बताया उसने आगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा आंसर ऊपर वाले टेक्स्ट में ही छुपा होगा। इससे आपका टाइम सेव होता है। स्टूडेंट देखिए कितनी फास्ट आंसर मिल रहे हैं। ये सारी स्किल सीखने के लिए स्टूडेंट अब आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह ज्वाइन करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी ये सारी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो हमने अपने आईएलटीएस क्रैश कोर्स में कवर किया है। 8 आवर्स की वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये सारी स्किल्स हमने कवर कर रखी हैं। प्रेडिक्शन के पीडीएफ मिलेंगे जहां से एग्जाम बार बार रिपीट होता है। चेक कर सकते हैं कितनी बार हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं, राइटिंग है, वो रिपीट हुई है। और उसके साथ साथ हमने स्पीकिंग का भी ब्लूप्रिंट आपके लिए तैयार कर दिया है। जो हमारा स्पीकिंग का ब्लूप्रिंट है उसमें आपको 13 टॉपिक्स मिलेंगे, और उसमें भी आप 15 सेंटेंस फिक्स होंगे जो आप हर क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। और आपको हमने ये सारे क्यू कार्ड में यूज करके भी दिखाया हुआ है, आपको कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना। अगर वो अलग से लेंगे तो वो आपको 1000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्रैश कोर्स के साथ ले लेंगे तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो वो आप लोगों को 2000 का मिलेगा पेपर बेस्ड वालों को। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है तो वो आपको 3000 का पड़ेगा, जिसमें ये वाला पीडीएफ आपको साथ में मिल जाए। स्पीकिंग ब्लूप्रिंट के बारे में तो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है। तो रीडिंग मॉड्यूल के बाद अब हम बात थोड़ी सी स्पीकिंग की कर लेते हैं कि आप लोग रेडीमेड स्पीकिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग में हर 3 या 4 मंथ बाद एक स्पीकिंग का पीडीएफ आता है, जिसमें 100 से ज्यादा क्यू कार्ड होते हैं और 200-250 के आसपास आपको पार्ट 1 के क्वेश्चंस मिलते हैं। और जो क्यू कार्ड होते हैं उसका भी कोई सर पैर नहीं होता है, तो आप लोगों को ये सारे का सारा पीडीएफ जो है वो रटना पड़ता है। अब आप लोगों को 100 से ज्यादा क्यू कार्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ 13 स्पीकिंग के टॉपिक्स जो है वो रेडी करने हैं। और इन 13 टॉपिक्स में आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करना है, आप लोगों को रेडीमेड सेंटेंसेस यूज करने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, चाहे कहीं से भी क्यू कार्ड आ जाए, क्योंकि मैंने उस कंटेंट को पूरा 1 महीना मेहनत करके तैयार ही इस तरीके से किया है कि वो कोई भी क्यू कार्ड हो उसमें फिट हो जाएंगे। और गारंटी के साथ उन्हीं 13 टॉपिक्स में से आपको टॉपिक आएगा, और हर एक स्टूडेंट अपना ड्रीम स्कोर 7-8 बैंड ले सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहता हूं। आप लोग ये वाला पीडीएफ देख सकते हैं, जिस पीडीएफ के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप चेक करिए, ये यहाँ पर आप लोगों को ना 63 नंबर टॉपिक है वो प्ले से रिलेटेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पर्सन से रिलेटेड है। पर ये वाला जो टॉपिक है वो कोई अनएक्सपेक्टेड
इवेंट से रिलेटेड है, ये वाला टॉपिक एंजॉयमेंट से रिलेटेड है, ये वाला टॉपिक दोबारा से किसी पर्सन से रिलेटेड है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये डिसीजन से रिलेटेड टॉपिक है, ये दोबारा से किसी प्लेस से रिलेटेड है, ये रूटीन से रिलेटेड टॉपिक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पीडीएफ है इसमें कोई सिस्टम नहीं है। तो पहला काम हमने आप लोगों के लिए क्या किया है कि हमने इन टॉपिक्स को सिस्टमाइज कर दिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं जहां पर जैसे ट्रैवल एंड प्लेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोगों को सिस्टमाइज कर दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रैवल एंड प्लेस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी की लिस्ट को अलग कर दिया है, रूल्स एंड डिसीजन से रिलेटेड टॉपिक को अलग कर दिया है, जितने भी हमारे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होते हैं उनको अलग कर दिया है, पीपल एंड रिलेशनशिप के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अलग कर दिया है। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों के लिए हमने 13 टॉपिक्स बना दिए हैं। तो सारे क्यू कार्ड को हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि आप लोगों को हम 15 फिक्स्ड सेंटेंस देने जा रहे हैं जो आप किसी भी क्यू कार्ड में यूज कर पाएंगे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तभी आप लोग मानेंगे। चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने दोस्तों तक। अब हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जैसे ट्रैवल एंड प्लेसेस के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें यहाँ पर हमने ये 15 फिक्स्ड सेंटेंस को जो है वो बना दिया है। ये जो जितने भी फिक्स्ड सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप लोग ट्रैवल एंड प्लेस के बारे में जितने भी क्यू कार्ड हैं उन सभी में यूज कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बोल्ड सेंटेंस किए हुए हैं, यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चेक कर पा रहे होंगे जितने भी ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं ना ये सारे फिक्स्ड सेंटेंस हैं और ये किसी एक क्यू कार्ड में नहीं यूज होने वाले। यहाँ पे चेक करिए ये सारे का सारा क्रैम्ड पार्ट है, ये सभी क्यू कार्ड में आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जिसका कि आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई एक क्यू कार्ड रेडी करना है और उसमें ये सारे के सारे फिक्स्ड सेंटेंस आपको यूज कर लेने हैं। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार से स्टूडेंट पीपल एंड रिलेशनशिप के ऊपर जितने भी टॉपिक है उनके लिए हमने अलग से 15 सेंटेंस फिक्स करके बनाए हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जितने भी फिक्स्ड सेंटेंस हैं ये सारे आप पीपल और रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी क्यू कार्ड हैं उन सभी में यूज कर पाएंगे बहुत आराम से। इसमें से कुछ क्यू कार्ड जो है वो पॉजिटिविटी आपको देने वाले हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एनर्जेटिक पर्सन है। कुछ क्यू कार्ड थोड़े बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कोई बंदा जो हैंड से कोई चीज टॉय वगैरह फर्नीचर वगैरह बनाता है। तो जैसा मर्जी क्यू कार्ड हो हमने ये 15 के 15 सेंटेंस उसमें फिक्स्ड करने ही करने हैं। इस तरीके से हमने इस पूरे पीडीएफ को डिजाइन किया है। उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं जैसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। अब ये वाले एक्सपीरियंस कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये थोड़ा सा पॉजिटिव वाला है। कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये नेगेटिव वाला है, यहाँ पर भी ये नेगेटिव वाला इंसिडेंट है। तो इस प्रकार से चाहे अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है चाहे बुरा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, सभी में हम ये वाले 15 फिक्स्ड सेंटेंस यूज करने वाले हैं। तो आप लोग खुद सोचिए आपको कितना फायदा होने वाला है। आपका ये सारा क्यू कार्ड का झंझट खत्म होने वाला है। और खास तौर पर जो स्टूडेंट कनाडा में बैठे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है इतना सारा कुछ प्रिपेयर करने के लिए, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट मैं उनको देने जा रहा हूं। तो ये जो हमारा पीडीएफ है इसका नाम हमने रखा हुआ है आईएलटीएस स्पीकिंग ब्लूप्रिंट। तो मतलब पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो आपके लिए तैयार कर दिया गया है, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन इसको पाने के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने इसके ऊपर मेहनत किया है। अब दूसरी बात सुनिए, जो स्टूडेंट स्पीकिंग पार्ट 1 को लेकर परेशान है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 250 के आसपास आपको वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा ये पीडीएफ लेंगे तो आपको सिर्फ 50 पार्ट 1 के क्वेश्चन, वो भी बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसी में से मोर देन 99.9% आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ना तो क्यू कार्ड की टेंशन लेना है ना ही पार्ट 1 की टेंशन लेना है, पार्ट 3 के सैंपल आंसर्स भी आपको साथ में मिलेंगे। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, 1000 इसका चार्ज रहेगा क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा किया है, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारा क्रैश कोर्स बाय करेंगे तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है, क्योंकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने सारे मॉड्यूल्स को 8 आवर्स की वीडियोस में कवर किया हुआ है, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के टिप्स तो आपको मिलेंगे ही, चाहे आपका एग्जाम एकेडमी का है चाहे जनरल का है।
क्योंकि टाइम नहीं है आजकल किसी के पास भी। सारी आइल्स कवर की हुई है वो आपको मिलेगी, उसके साथ साथ आपको चारों मॉड्यूल की प्रेडिक्शन मिलेंगी जहां से एग्जाम बार बार रिपीट होता। आप लोग चेक कर सकते हैं कितनी बार हमारे जो रीडिंग के पैसेजेस हैं, राइटिंग है, वो रिपीट हुई हैं। तो अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो वो आप लोगों को 2000 का मिलेगा। पेपर बेस्ड वालों को, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम है तो वो आपको 3000 का पड़ेगा, जिसमें ये वाला PDF आपको साथ में मिल जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है, मैं थोड़ी सी बात लिसनिंग की भी करना चाहूंगा। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा 5 बैंड देने के लिए आपको 16 और 5.5 बैंड लेने के लिए आपको 18 नंबर चाहिए होते हैं लिसनिंग में, जो कि मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिनका लेवल अच्छा नहीं ऑब्वियसली उनको जरूर मुश्किल लगता है। अभी टिप्स की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा अगर आपको किसी सेक्शन के ऊपर ध्यान देना, आपको पता 4 सेक्शन होते हैं, तो 4 में से जो आपका पहला सेक्शन है और आपका जो लास्ट सेक्शन होता है उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। डिफरेंट जो एक्सेंट होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो गया, न्यूजीलैंड एक्सेंट हो गया, इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा जो काम जरूरी है वो है आपके स्पेलिंग्स, आपको इंप्रूव करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को स्पेलिंग्स में दिक्कत है, जब आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं या क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो हम आपको एक PDF देते हैं, उसी में से ही आपको सारी लिसनिंग के स्पेलिंग्स आते हैं। ग्रामर आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, जिसमें आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑनलाइन क्लासेस में डेफिनेटली आपको इसके ऊपर फोकस दिया जाता है, जिससे आपका फर्स्ट और फोर्थ सेक्शन जल्दी इंप्रूव हो जाता है। आप लोगों को पहले से ही गेस हो जाता है कि क्या आंसर होने वाला है। बाकी आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहें, आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है जब तक आपको टीचर बताएगा नहीं कि इसको कैसे करना है। बाकी सेक्शंस की बात करूं, जैसे सेकंड है, थर्ड है। सेकंड में आपको मैप, शॉर्ट MCQ वगैरह आते हैं और थर्ड वाले में लॉन्ग MCQ वगैरह मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम ऑनलाइन क्लास में और क्रैश कोर्स में भी हमने कवर कर रखे हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो मैंने जैसे आपको बताया वो 1500 का है, उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर रखी हैं। बाकी मेरी लास्ट एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग सिर्फ रियल एग्ज़ाम की ही प्रैक्टिस करें, रियल एग्ज़ाम टेस्ट जो होते हैं, क्योंकि उसमें रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी लिसनिंग में से बहुत बड़ी सेक्शंस रिपीट होते हैं, जो हम आपको 20 लिसनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर मैं राइटिंग की बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल की वोकैबुलरी या सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती है। 5 या 5.5 बैंड अगर आपको चाहिए तो जो मेन चीज़ है, अगर आपको टास्क 1 की मैं बात करूँ तो रेडीमेड इसके कुछ स्टॉक फ्रेजेस होते हैं, जो हम, अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं या फिर क्रैश कोर्स लेते हैं, तो हम आपको रेडीमेड स्टॉक फ्रेजेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी लेटर की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे करनी होती है और सारी प्रकार की लेटर्स हम उसमें कवर की हुई हैं, जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मेनली जो चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं, वैसे उसमें जैसे इनविटेशन हो गया, कंप्लेंट हो गया, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, ये सारी टाइप्स आपको कवर करनी है। सारी लेटर्स नहीं करनी, लेटर्स तो बहुत सारी हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ आना चाहिए और ये टाइप्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिखी कवर कर लेनी है। 100% आपका टास्क क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं बताना चाहूँगा हमारी जो लेटर्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्रेडिक्शन के साथ, वो भी बहुत बड़ी रिपीट होती है। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं तो मेन जो एरियाज जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है, उसमें एम्प्लॉयमेंट, स्पोर्ट्स, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप और एम्प्लॉयमेंट, इसी से रिलेटेड आपको हर बार टॉपिक आता है, इससे बाहर नहीं आता है। तो इसके भी हमारे पास रेडीमेड स्टॉक फ्रेजेस अवेलेबल होते हैं। मोर देन 60 to 70% जो कंटेंट होता है वो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है। सिर्फ आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए कि अब क्या पूछा गया। उसके 2 पॉइंट्स आपको बनाने आने चाहिए, 2 रीजंस बनाने आने चाहिए, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बाकी जो हम आपको प्रेडिक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी कवर कर रखी हैं। ये जो स्टॉक फ्रेजेस है इसको कैसे यूज़ करना है प्रॉपर सारा कुछ बताया हुआ है। टाइम नहीं है तो वो बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, उसमें तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेकर आता रहे। थैंक यू वेरी मच।